मोल की दूसरी डेफिनेशन लेंगे। एक डेफिनेशन तो क्लियर होगी। A group of 6.022 same kind of particles is called 1 atom. अब जैसे हम एटॉमिक मास को C12 कार्बन के मास से कंपेयर करके निकालते हैं, यही मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन है। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल कंपेयर्ड विद द मास ऑफ कौन? किसे कंसीडर करा है? वही C12 सबके लिए। जैसे हम किलोग्राम में चीनी भी नापते हैं और किलोग्राम के अंदर हम चावल भी नापते हैं, और किलोग्राम में हम क्या नाम है और कुछ और चीज भी नापते हैं, वजन भी नापते हैं। तो सबके लिए किलोग्राम सबके लिए, तो इसलिए एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इन सबके लिए एक ही स्टैंडर्ड है। क्या? C12 कार्बन। एटॉमिक मास की डेफिनेशन थी मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट कंपेयर्ड विद C12 कार्बन। यहाँ हो जाएगा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस। सब्सटेंस बोलने में मॉलिक्यूल एलिमेंट के भी होता है, कंपाउंड होता है। कंपेयर्ड विद द मास ऑफ C12 कार्बन, मास इज टेकन एज 12। मास ऑफ आयन क्या होगा? आयोनिक मास जिसे बोलते हैं। आयोनिक मास इज द मास ऑफ वन आयन whose mass is compared with the mass of C12 carbon atom whose mass is taken as 12। मतलब जो कंपेयर कर रहे हैं सबके लिए C12 कार्बन एटम है, मास ऑफ C12 कार्बन। ये नहीं कि एटम की केस में तो एटम ऑफ मास ऑफ C12 कार्बन एटम कह दिया, और मॉलिक्यूल के केस में मास ऑफ C12 कार्बन मॉलिक्यूल था। C12 कार्बन एटम का मास से एटम का मास भी निकला है, उसी से मॉलिक्यूल का मास भी निकाला है, और उसी से आयन का मास भी निकाला है, उसी से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास भी निकाला। तो अब इसी C12 कार्बन के नंबर से 1 मोल को डिफाइन किया, जिसको स्टैंडर्ड डेफिनेशन कहते हैं। कैसे डिफाइन करा? बड़ी आसान डेफिनेशन है। अगर भूल जाओ तो ये तो याद हो गई होगी, ग्रुप ऑफ एटम्स ये लिख दो। लेकिन अगर भूल जाओ तो क्या होगा डेफिनेशन? ये तो समझ में आ गया कि इस नंबर की इंपॉर्टेंस क्या है, कि इस नंबर की हेल्प से हमारा नंबर और मास में रिलेशन निकालना आसान है। हम इसको आगे आएंगे। नेक्स्ट, C12 कार्बन के अंदर जो C12 कार्बन के 12 ग्राम में जो एटम्स पाए गए, वो कितने पाए गए? 6.022 10 to the power 23 एटम्स पाए गए, और इसको 1 मोल नाम दिया। तो बजाय हम ये कहने के इतने पार्टिकल्स को 1 मोल कहते हैं, हम इससे नाम करते हैं। What is 1 mole? It is the number of same type of particle. It is the number of same type of particle, number of the same type of particle which contain as many particles as present as carbon atom, as a number of carbon atom present in 12 gram pure sample of C12 carbon. Pure sample of that quantity which contain as many particles as present in 12 gram, क्या 12 ग्राम किसका? 12 ग्राम of pure sample of C12 carbon, यानी that substance pure substance which contain कितना? Which contain as many particles as number of carbon atoms present in 12 ग्राम। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो 0.12 किलोग्राम, 0.12 kilogram as the number of C12 carbon atom present in 12 gram pure sample of C12 carbon atoms। यानी प्योर सैंपल होगा, उसमें एग्जैक्टली ये नंबर होगा। अब प्योर सैंपल लेंगे, उसमें C13 भी मिक्स है, C14 भी मिक्स है, तो नंबर क्या हो जाएगा? थोड़ा कम। एग्जैक्ट नंबर अगर चाहिए तो उस प्योर सैंपल लेंगे तो उसमें इतनी मिलेगी। ये प्योर लिखा है, प्योर कार्बन ही लिखा, प्योर सैंपल ऑफ C12 कार्बन, है ना? तो जितने एटम, जितने प्योर सैंपल C12 कार्बन के 12 ग्राम में
जितने पार्टिकल पाए जाते हैं, कोई भी चीज अगर उन पार्टिकल के नंबर के बराबर होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, 1 मोल, कोई भी चीज। अब आप कहोगे सर ये क्यों करा, कि ये जो नंबर हमने निकाला C12 कार्बन का, ये जिस मेथड से निकाला है वो बहुत एक्यूरेट मेथड था और ये तकरीबन ये नंबर निकला। हो सकता है कल इससे ज्यादा एक्यूरेट मेथड कोई निकला। तो जब हम किसी चीज को निकालना होते हैं मेथड साइंटिफिकली, तो मेथड तो इंप्रूव होते हैं ना। जैसे आपको गैलेक्सीज हैं, अब इनका जो डिस्टेंस हम हबल टेलीस्कोप से जो हमने निकाला था, अब जो आजकल जो टेलीस्कोप यूज हो रहा है वो उससे ज्यादा इस एडवांस है, उससे ज्यादा एक्यूरेट है। तो जब उससे ज्यादा एक्यूरेट से हम निकालेंगे तो जो हमने पहले कैलकुलेशन की थी उसमें फर्क पड़ सकता है, नहीं पड़ सकता। इसी तरह जैसे पहले जो आपके पास नापने के वो थे, मास नापने के इंस्ट्रूमेंट जिसे हम कि वो बोलते थे, क्या नाम है, बैलेंस, है ना, साइंटिफिक बैलेंस, बैलेंस से मास नापा जाता है, तराजू और लेमन की टर्म्स में, दो पढ़ने जिसके में। तो अब साइंटिफिक बैलेंस ऐसे भी बन गए जो उससे ज्यादा एक्यूरेट है। तो जब ज्यादा एक्यूरेट बैलेंस से आप नापेंगे तो थोड़ा सा मास में फर्क पड़ेगा, और मास में फर्क पड़ेगा तो क्वांटिटी में भी थोड़ा फर्क पड़ेगा। हो सकता है ज्यादा एक्यूरेट जो है वो ज्यादा मास एस के मुकाबले थोड़ा ज्यादा मास बताए, जो मौजूदा जिस बैलेंस से हम नाप रहे हैं वो मास, और अब ज्यादा एक्यूरेट बैलेंस से निकालें तो उसमें फर्क आ सकता है, बढ़ भी सकता है। और तो कल को कोई ज्यादा एक्यूरेट मेथड निकल आया नंबर ऑफ एटम काउंट करने का C12 ग्राम कार्बन के अंदर, तो वो नंबर बढ़ भी सकता है। और अभी तक तो ये 100% है, अभी तक कोई ऐसा मेथड नहीं निकला जो इसको इससे ज्यादा सही निकाले। लेकिन बाई चांस कोई निकल आता है और ये नंबर 6.022 की जगह ये 6.03 हो जाता है, 023 हो जाता है, या ये नंबर 6.025 हो जाता है स्टैंडर्ड यूनिट में, मैथमेटिकल स्टैंडर्ड यूनिट में हम लिखे इंटू 10⁻23 होता है। तो जो इस इतनी क्वांटिटी में जितना भी कार्बन एटम निकलेगा वो होगा 1 मोल। अभी जो निकला है वो कितना निकला है, 6.022 इतने कार्बन एटम निकले, इसलिए इसको 1 मोल, इस क्वांटिटी को 1 मोल कह रहे हैं। कल अगर ये क्वांटिटी ज्यादा एक्यूरेट मेथड से बदल जाती है, थोड़ी सी बदलती है, नंबर बदल जाता है, तो वो जो नया नंबर होगा वो फिर 1 मोल कहलाएगा, वो नया नंबर। तो इसलिए इससे डेफिनेशन से ये होता है कि इसके नंबर से हम नाप रहे हैं, इसके नंबर से अगर कल को 10 साल बाद 20 साल बाद कोई बिल्कुल ज्यादा एक्यूरेट मेथड निकल आया और उसमें नंबर 6.022 की जगह 6.025 हो गया या कोई और फर्क पड़ गया, तो वो जो ये क्वांटिटी नहीं, क्वांटिटी सेम है 12 ग्राम, कितनी 12 ग्राम, इसको हमने बेस बनाया, इसके नंबर को बेस नहीं बनाया। इतनी क्वांटिटी में जो एटम्स हैं अभी तक कितने निकले अप्रोक्सीमेट, कल को वो नंबर इतनी क्वांटिटी को सेम रखते हुए ज्यादा एक्यूरेट मेथड से नापे वो नंबर क्या हो जाए, बदल जाए, तो जो नया नंबर होगा वो फिर 1 मोल के जाएगा। तो इसलिए हम डेफिनेशन इसकी फॉर्म में दे रहे हैं, इस मास की, कि व्हाट इज द क्वांटिटी दैट सब्सटेंस एज मेनी पार्टिकल्स एज द number of carbon atom present in 12 ग्राम प्योर सैंपल ऑफ C12 कार्बन। प्योर सैंपल C12 कार्बन में जो कार्बन एटम होंगे सारे C12 ही होंगे ना, जब वो प्योर है तो। अगर उसमें मिक्स है C13 C14 तो प्योर थोड़ी कहेंगे फिर हम। एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट, तो यानी विच कंटेन एज मेनी पार्टिकल, कि किसी वो चीज जिसमें इतने पार्टिकल जो C12 ग्राम C12 कार्बन में पाई जाती है उसको हम 1 मोल कहेंगे। अब आज की तारीख में कितने पाए जाते हैं, वो C12 कार्बन में कितने एटम पाए जाते हैं आज की तारीख में, आज जो मेथड है कितने पाए जाते हैं 6.022 आज की तारीख में कितने पाए जाते हैं, इसलिए इसको भी हम 1 मोल कह सकते हैं। तो 1 मोल इस नंबर की हेल्प से भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, वो क्या होगी, जो C12 कार्बन के 12 ग्राम C12 कार्बन में जो क्वांटिटी है उसके बराबर जो चीज होगी उस क्वांटिटी के बराबर वो कहलाएगी 1 मोल। ये है स्टैंडर्ड डेफिनेशन। यानी कल को अगर वो एक्यूरेसी बदल गई, थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट होने में नंबर बदल गया, तो वो वही नंबर पे जो 12 ग्राम हम कह रहे हैं ना,
तो उस 12 ग्राम में जो भी नंबर निकलता है, एक ज्यादा एक्यूरेट होगी, नया नंबर निकलता तो नया नंबर मिल जाएगा। लेकिन अभी तक बहुत मेहनत करने के बाद बहुत एक्यूरेसी को यूज करके ये नंबर निकला अप्रोक्सीमेट। एक्चुअली 24 डिजिट को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा तो ये बन गया, है बहुत बड़ा नंबर 24 डिजिट का। और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, मैथ्स की स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगी वो आपको आनी चाहिए कि मैथमेटिकल स्टैंडर्ड फॉर्म में जब कोई चीज लिखते हैं तो डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, डेसिमल से पहले बस एक। तो जितना डेसिमल शिफ्ट करते हैं वो 10 की पावर में इंडिकेट करते हैं। अगर नंबर डेसिमल को राइट को शिफ्ट किया तो 10 की पावर माइनस में लिखेंगे, और डेसिमल को लेफ्ट को शिफ्ट किया तो 10 की पावर प्लस में जितने डिजिट भी शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ 23 डिजिट शिफ्ट करना पड़ा है, 24 पोजीशन से यहाँ लाना इस जगह पर, इसलिए 23 आ गया। तो अब ये दो डेफिनेशन आपकी याद होनी चाहिए। क्या क्या चीजें, क्या मैंने की है, क्या ग्रुप ऑफ 6.023 10 की पावर 23 सेम टाइप ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड वन मोर। स्टैंडर्ड डेफिनेशन याद करनी है, तो इट इज द क्वांटिटी the substance which contain as many particles, the substance which contain as many particles as the number of carbon atom present in 12 gram pure sample of C12 carbon atom, है ना। इसमें एक और ऐड होगा, the quantity of particle, इसमें यहाँ थोड़ा ऐड करेंगे क्या, the quantity of particles of a substance which contain as many particles as are present in the quantity, ये भी particle है, the quantity is the quantity of the particles present in a substance which contain as many particles as क्या, number of carbon atom present in 12 gram of pure sample of C12। ठीक है, ये याद करें, परेशानी तो कोई याद करें। तो मन मोल समझ में आ गया। अब आ रहा है नेक्स्ट पॉइंट, C12, इसको मैं रख करूं। अब जो एटॉमिक मास हम होल नंबर में ले रहे हैं, यानी कार्बन का एटॉमिक मास अप्रोक्सीमेट कितना लेते हैं 12, सल्फर का एटॉमिक मास कितना लेते हैं हम अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट जो है वो तो क्या नाम है डेसिमल में है, लेकिन हम अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं होल नंबर में। क्लोरीन का एटॉमिक मास जो है वो जब होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो वो 35.5 निकलता है, 35.5। आइसोटोप का भी, किसी भी आइसोटोप का मास डेसिमल में नहीं होगा। क्यों? Why the mass of isotope is never in decimal, never in fraction? Because isotope number of atom, proton and neutron in any isotope will be always in whole number. So therefore mass number will always be whole number. Mass number कभी fraction में नहीं होता। देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है, या तो एटम होगा या नहीं होगा, न्यूट्रॉन होगा या, जैसे ऑर्डिनरी हाइड्रोजन जो है उसमें प्रोटॉन तो लेकिन न्यूट्रॉन नहीं है, ये नहीं है आधा न्यूट्रॉन नहीं, समझ में आया? ये नहीं है कि प्रोटॉन जो होते हैं वो 4 तो पूरा और 1 आधा है, प्रोटॉन पूरे होंगे या तो पूरे, मतलब जो भी होगा होल नंबर में होगा, कभी फ्रैक्शन में प्रोटॉन। तो मास नंबर इज ऑलवेज इन होल नंबर, और जब मास नंबर से उस आइसोटोप का मास निकालेंगे तो वो भी होल नंबर में होगा। एलिमेंट का मास फ्रैक्शन में होता है, वो एवरेज की वजह से होता है, लेकिन आइसोटोप का मास कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता। अब हम उसको अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं अपने कैलकुलेशन के लिए, ये सल्फर का एटॉमिक मास 32 पॉइंट समथिंग हम 32 मान रहे हैं। क्लोरीन का एटॉमिक मास जो है वैसे एक का 35 है, एक का 37 है ना, हमने उसको 35.5 अप्रोक्सीमेट हमने उसको अपने कैलकुलेशन के लिए निकाला। इसी तरह और ले लो तीनों का मास, सोडियम का मास ले लो, सोडियम का एटॉमिक मास जो था वो निकला 23 पॉइंट समथिंग था, लेकिन अप्रोक्सीमेट कितना आ गया 23 U। तो ये हम एटॉमिक मास होल नंबर में ले रहे हैं अपनी कैलकुलेशन के लिए। अब अगर हम 12 U की जगह 12 ग्राम ले, 32 की जगह 32 ग्राम सल्फर ले, क्लोरीन की जगह 35.5 की जगह 30.5 ग्राम ले, जो कि नापना ग्राम में आसान है,
हम ग्राम देखते नहीं है तो यूज भी कर सकते हैं। क्लोरीन का 23 यू की जगह मिलता है 23। तो क्या ये जो हमने किया है इसमें एटॉमिक नंबर, जो नंबर यहाँ यूज हो रहा है वही नंबर यहाँ यूज हो रहा है। तो क्या इस नंबर की वजह से ये जो नई क्वांटिटी है इसको हम एटॉमिक मास कह सकते हैं? लेकिन नंबर तो वो यूज हो रहा है जो एटॉमिक मास में आ रहा है, लेकिन वो यू में था, वो ये ग्राम में। जैसे चीनी का मास 1 मिलीग्राम है तो आप उसी जगह 1 टन लिख दो तो चीनी का मास थोड़ी रहेगा। बात समझ में आए ना? तो 1 मिलीग्राम था और आप 1 टन लिख रहे हो जो कितने से कितने हजार गुना ज्यादा है 1 मिलीग्राम से। तो फिर ये जो नया नंबर आया जिसमें क्या चीज कॉमन है? न्यूमरल कॉमन है। न्यूमरल क्या है? वो जो एटॉमिक मास में आ रहा है। ये जो नया नंबर आया है इसको किस नाम से पुकारें? क्योंकि ये नंबर कहां से आएगा? एटॉमिक मास से आएगा। लेकिन ये एटॉमिक मास नहीं है, क्योंकि एटॉमिक मास तो यू में होता है। एटॉमिक मास यूनिट उसके स्टैंडर्ड को है। तो इस नंबर की नंबर सेम है लेकिन यूनिट नहीं, यूनिट ग्राम है, तो इसको नाम दिया गया क्या? ग्राम एटॉमिक मास। क्या दिया गया? खाली एटॉमिक मास यू में होता है लेकिन उसी नंबर को हम ग्राम में लिखते तो उसे क्या नाम दिया? ग्राम एटॉमिक मास। ये बात समझ में आ गई? अब इसमें फायदा क्या है हमें? हमें ये मालूम है भाई 12 ग्राम के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं हमें मालूम है। साइंटिस्ट ने निकाल रखा है। कितने होंगे? 6.022 10⁻23 अप्रोक्सीमेट क्या होंगे? वो कार्बन एटम्स होंगे, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? 1 मोल। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? इसी तरह 32 ग्राम सल्फर के अंदर हमें मालूम है कितने पार्टिकल्स होंगे सल्फर के? यही इतने एटम्स होंगे, है ना? एटम्स ऑफ सल्फर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? इसको भी 1 मोल कहते हैं। इसी तरह 35.5 ग्राम के अंदर कितने क्लोरीन के एटम होंगे? 6.022, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? 1 मोल। तो आप देखिए ये 1 मोल का मास बन गया। वही नंबर ग्राम में अगर लिख दो तो कितने का मास बन गया वो? अरे समझ में नहीं आ रहा। अब क्या डेफिनेशन हो जानी चाहिए ग्राम एटॉमिक मास की? पहले एटॉमिक मास की डेफिनेशन दोहरा लें। व्हाट इज एटॉमिक मास? मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ इन कार्बन यूनिट्स, इन यानी C12 का डिटेल में वो C12 कंपेयर्ड विद C12 कार्बन। ये शॉर्ट फॉर्म में क्या है? मास ऑफ वन एटम इन कार्बन यूनिट को एटॉमिक मास कहते हैं। समझ में आ गई? तो ये जो मास है ये कितने वन एटम का तो नहीं है। कितने एटम का मास है? 1 मोल का। कितने का? ये एग्जैक्ट नंबर ये है लेकिन शॉर्ट फॉर्म में ये 1 एटम 1 मोल का मास है। ये जो मास है और इसको हम ग्राम एटॉमिक मास नाम दे रहे हैं। ग्राम एटॉमिक मास नाम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि नंबर तो एटॉमिक मास से आया है लेकिन यूनिट एटॉमिक मास से नहीं आया। वो हमने नया यूनिट ये ग्राम जो हम आसानी से नाप सकते हैं। तो हमने क्या डेफिनेशन दी जाएगी? मास ऑफ 1 एटम इन कार्बन यूनिट तो एटॉमिक मास था, ये दिलाएगा मास ऑफ 1 मोल एटम्स, 1 मोल एटम्स इन ग्राम, 1 मोल एटम्स। वो तो हमने कार्बन यूनिट लिखा था, यहाँ पे हम क्योंकि ग्राम में नाप रहे तो क्या कहेंगे? मास ऑफ 1 मोल एटम इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। कॉल्ड एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या थी? मास ऑफ 1 एटम। मास ऑफ 1 एटम इन ग्राम में लिखते तो वो एटॉमिक मास नहीं कहलाएगा। बता चुका हूं पहले। मास ऑफ 1 एटम इन ग्राम इज नॉट कॉल्ड एटॉमिक मास। मास ऑफ 1 एटम तब कहलाएगा एटॉमिक मास जब वो कार्बन यूनिट्स में आए, यानी C12 से कंपेयर करके निकालो। कार्बन यूनिट्स में अगर C12 से कंपेयर करें तो डेफिनेशन एटॉमिक मास की क्या होगी? मास ऑफ 1 एटम इन कार्बन यूनिट्स, यानी यू में लिखना है ना? इन एटॉमिक मास यूनिट, मास ऑफ 1 एटम इन एटॉमिक मास यूनिट, उसको 1 एटम कहेंगे, मास ऑफ एटॉमिक मास कहेंगे। लेकिन ये एटॉमिक मास यूनिट में नहीं है, ये ग्राम में। ये कितने एटम का मास है? 1 मोल। तो इसलिए 1 मोल, और इसको हमने नाम क्या दिया है? एटॉमिक मास नाम हटा दिया। क्योंकि एटॉमिक मास होता तो हमें एटॉमिक मास यूनिट यानी यू में लिखना होता, लेकिन ये यू में नहीं। इसका मतलब हमने इसको नया नाम क्या दिया? अगर इसको हम ग्राम की जगह किलोग्राम लिख देते, किलोग्राम एटॉमिक मास कहते, क्योंकि नंबर एटॉमिक मास से आया। अगर पाउंड लिख देते तो पाउंड से एटॉमिक मास कहलाता। लेकिन यहाँ पे हम कौन सा नंबर यूज कर रहे हैं?
ग्राम। मास यूनिट जो है वो ग्राम यूज कर रहे हैं, इसलिए ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्राम एटॉमिक मास? इट इज द मास ऑफ वन मोल एटम, मास ऑफ वन मोल एटम का मास आप किलोग्राम में लिख दो या पॉइंट्स में लिख दो या किसी यू में लिख दो तो डिफरेंट नंबर हो जाएगा ना। हम 12 ग्राम जो कहेंगे कब कहेंगे? वन मोल एटम का मास जो है वो ग्राम एटॉमिक मास इसका 12 ग्राम है। अगर हम 12 ग्राम की जगह पॉइंट्स में यूज करें तो नया नंबर हो जाएगा। 12 ग्राम में 24 पॉइंट्स होते हैं अप्रोक्सीमेट। बात समझ में आएंगे? तो फिर वो कोई नई चीज बन जाएगी, 12 नहीं रहेगा। फिर वो टन्स में लिखे तो कुछ और नया नंबर बन जाएगा। तो 12 अभी तक रहेगा जब तक ये ग्राम में, इसलिए इसको ग्राम एटॉमिक मास कहा। तो मास ऑफ वन, ये ग्राम एटॉमिक मास है। कितने एटम का मास है एक एटम में? 12 ग्राम। कितने का? एक मोल एटम का। कितना? क्वांटिटी के हिसाब से पूछ रहा हूँ, कितने एटम का है? एक मोल एटम का मास है। समझ में आया? अगर एक एटम का होता तो क्या होता? 1 12 वन एटम का आपका मास होता तो क्या होता है यहाँ पे? 12 U। लेकिन ये क्योंकि ग्राम में है इसलिए एक एटम का मास नहीं रहा, तो कितने एटम का मास बन गया? तो डेफिनेशन वन मोल ग्राम एटॉमिक मास की आसान है। क्या डेफिनेशन है? इट इज द मास ऑफ वन मोल एटम। आगे इन ग्राम। तो क्या एक मोल एटम का मास आप किलोग्राम में भी लिख सकते हो। ये कन्वर्ट करने में कौन सी प्रॉब्लम है? 12 ग्राम को आप 0.012 किलोग्राम कह सकते हो, टन्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर ग्राम में लिखेंगे एक मोल एटम के मास को तभी वो ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। किसी और यूनिट में लिखा तो वो ग्राम एटॉमिक मास। दूसरी डेफिनेशन चाहो तो वो कर लो। दूसरी डेफिनेशन क्या है? इफ द न्यूमरल एक्सप्रेस इन एटॉमिक मास, ये जो नंबर है न्यूमरल कहां से निकल के आया है? ये 12 कहां से आया? एटॉमिक मास से। 32 कहां से आया? 23 कहां से आया? सोडियम के एटॉमिक मास से। नंबर तो एटॉमिक मास से आया ना। न्यूमरल जो है न्यूमरल गिवन इन एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। यानी उस नंबर को हम यू की जगह ग्राम में लिखें। अगर यू में लिख रहे हैं तो एटॉमिक मास ही रहेगा, लेकिन हम यू की जगह ग्राम यूज करें तो उस नए मास को हम क्या कहेंगे? ग्राम एटॉमिक मास। इफ द न्यूमरल एक्सप्रेस न्यूमरल गिवन इन एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम in spite of u, in spite of u की फुल फॉर्म लिख दो एटॉमिक मास यूनिट है ना, in spite of u, then this new quantity is called gram atomic mass and it will contain one mole atom। बात समझ में आ गई? कितने उसमें लेना होंगे कि वन मोल एटम का जो नंबर होगा, मास जो होगा, वो हमेशा जो होगा वही नंबर निकलेगा जो एटॉमिक मास का नंबर है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने बताया कि हीलियम का एटॉमिक मास जो है वो 4U अप्रोक्सीमेट। लिथियम का कितना है? 7U है। ठीक है। 1 मोल लिथियम एटम का मास कितना होगा? 7 ग्राम। क्या? 7 ग्राम। तो जो एटॉमिक मास है यू की जगह ग्राम कर दो तो वो क्या बन जाएगा? 1 मोल का मास बन जाएगा। और उसका नाम जो है वो एटॉमिक मास से बदल के क्या हो जाएगा? ग्राम एटॉमिक मास। क्वांटिटी भी बदल गई और नाम भी बदल गई। नाम में फर्क एटॉमिक मास का एटॉमिक मास वर्ड इसलिए यूज हो रहा है कि वो जो नंबर निकला है वो एटॉमिक मास से निकला है। ये बात समझ में आया? व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल हीलियम एटम? 4 या 4U? तो गलती से 4U लिख दिया तो वो क्या होगा? वो एटॉमिक मास होगा हीलियम का। और 4 ग्राम दे देंगे तो वो ग्राम एटॉमिक मास होगा। और वो कितने एटम का होगा? 1 मोल एटम का होगा। आ गया समझ में? जो किसी भी इसका, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन का एटॉमिक मास जो है वो 55.5 है। मतलब सारे आइसोटॉप्स का निकाल के एवरेज 55.5 सॉरी 56.5 अप्रोक्सीमेट। तो 56.5U लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगा? एटॉमिक मास ऑफ आयरन। और हमने लिख दिया 56.5 ग्राम तो वो क्या कहलाएगा?
ग्राम एटॉमिक मास, और क्वांटिटी कितनी होगी वो 1 मोल। वो 1 मोल एटम का मास हो जाएगा। वो 1 मोल एटम कितने होते हैं 6.02 10 की पावर 20। पॉइंट क्लियर हो गया। तो अब इसी तरह अगर मॉलिक्यूलर मास को हम ग्राम में लिखें, तो जैसे एटॉमिक मास को ग्राम में लिखे तो नाम बदल गया, एटॉमिक मास की जगह क्या बन गया वो। इस तरह मॉलिक्यूलर मास को अगर हम ग्राम में लिखें तो नाम बदल जाएगा, वही रहेगा। क्या नाम हो जाएगा तुम्हारे हिसाब से? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो कितना है 44 U है। 44 सल्फर डाइऑक्साइड का है जो हम निकालेंगे एटम का मास ऐड करके। यानी मॉलिक्यूल जो होते हैं पैकेट्स हैं, तो उसमें जितने एटम पाए जाते हैं उनका मास ऐड कर दो पूरे मॉलिक्यूल का। तो सल्फर डाइऑक्साइड का मास निकालेंगे वो 64 U निकलेगा। समझ में आई बात? नहीं है? और कोई सा ले लो सब्सटेंस, कैल्शियम कार्बोनेट ले लो। कैल्शियम, इसका मास होगा कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 1 का 16 होता है, तो 3 का कितना हो गया 40 है। 3 एटम ऑक्सीजन के 3 एटम है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा 100 U कहेंगे तो ये एक मॉलिक्यूल का मास है। 44 U कहेंगे तो एक मॉलिक्यूल का मास है। अगर इसी मास को U की जगह ग्राम में कर दें तो क्या एक मॉलिक्यूल का मास होगा? तो उसका नया नाम क्या होगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि नंबर मॉलिक्यूलर मास से निकला है। और क्वांटिटी कितनी होगी? क्वांटिटी उतनी ही होगी जितना एटम के हिसाब से थी। यानी कितने का मास बन जाएगा? 1 मोल मॉलिक्यूल का मास बन जाएगा। कितने का? 1 मोल मॉलिक्यूल का मास। तो आपको 1 एटम का मास याद होना चाहिए। 1 मोल एटम का मास, उसी नंबर को ग्राम में लिखो, 1 मोल एटम का मास बन जाएगा। मॉलिक्यूल का मास आप ऐड करके निकाल सकते हैं। क्या करके? ऐड करके निकाल सकते हैं। अगर उसी मास को ग्राम में लिखो तो वो मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 1 मोल एटम, 1 मोल मॉलिक्यूल, और 1 मोल मॉलिक्यूल का मतलब कितना 6.22 10 की पावर अप्रॉक्सीमेट, राउंड ऑफ करके। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन क्या होगी? ग्राम एटॉमिक मास की 2 डेफिनेशन दी, इसकी भी 2 होंगी। पहली डेफिनेशन क्या थी एटॉमिक मास की? मास ऑफ 1 मोल एटम इन ग्राम, मास ऑफ इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। दूसरी डेफिनेशन क्या थी कि इफ द न्यूमरल यूज्ड इन एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम एंड नॉट इन U, then the new quantity is called ग्राम एटॉमिक मास। सेम वे में ये भी हो जाएगा। क्या होगी डेफिनेशन ग्राम मॉलिक्यूलर मास की? मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल इन ग्राम। ग्राम में लिखेंगे तभी वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। दूसरी डेफिनेशन क्या होगी? इफ द न्यूमरल यूज्ड इन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास से निकला है, इफ द न्यूमरल यूज्ड इन इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम में, ग्राम डिफाइन कर रहा है ना, इज एक्सप्रेस्ड इन एंड नॉट इन U, then the resulting quantity is called gram molecular mass, and it will be the mass of 1 mole molecule। एटम नहीं, मॉलिक्यूल की बात हो रही है। सिमिलरली ग्राम आयोनिक मास, यानी हमने ग्राम मॉलिक्यूलर मास समझ लिया। अब सेम वे में आ जाएगा ग्राम आयोनिक मास। क्या होगा ग्राम आयोनिक मास की डेफिनेशन बताओ? जैसे सल्फेट आयन है, SO4 आयन, आयन पे चार्ज होता है, इसका मास कैसे निकालेंगे? जितने आयन के मास में और एटम्स के मास में, टोटल मास में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि आयन बनते ही इलेक्ट्रॉन के जाने आने से, और इलेक्ट्रॉन का मास जो है नेग्लिजिबल का भी नेग्लिजिबल, तो इलेक्ट्रॉन के जाने आने से कोई फर्क। जैसे कुछ चींटियां या कुछ मक्खियां हाथी के ऊपर से उड़ गई, हाथी पे एक्स्ट्रा आगे बैठ गई, तो हाथी के मास पे कोई फर्क, क्योंकि चींटियों का मास हाथी के मुकाबले बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल का भी नेग्लिजिबल। तो कितना मास होगा इसका? सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो कितने एटम है ऑक्सीजन के? 4 एटम से बताइए आए कितने? 6। तो 4 एटम तो कितने हो जाएंगे? आंसर कितना हो जाएगा? 96 U। जब तक आप 96 U कह रहे हैं, ये 1 सल्फेट आयन का मास है। कितने का? 1। इसको कहेंगे आयोनिक मास। लेकिन अगर 96 ग्राम कहते हैं इसको,
96 ग्राम कहते हैं, तो अब ये आयोनिक मास नहीं कहलाएगा, अभी क्या कहलाएगा? ग्राम आयोनिक मास। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्राम आयोनिक मास? मास ऑफ 1 मोल आयन इन ग्राम। ये लिखना होगी। जैसे एटम की मास को हमने और आसान कर दिया, मास ऑफ 1 एटम इन कार्बन यूनिट्स या इन यू, इन एटम यू में लिखे तो एटॉमिक मास है, और उसी ना मास को हम ग्राम में लिख दें तो वो एटॉमिक मास नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? ग्राम एटॉमिक मास। और क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 1 मोल की क्वांटिटी हो जाएगी, उसका मास बन जाएगा। तो अब भी आसान हो गया, मास से नंबर निकालना और नंबर से, तो आपका एटॉमिक मास ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास, आयोनिक मास ग्राम। ये समझ में आ गए सारे? ये इसको लिख लीजिएगा, एक साथ लिखिएगा सारे, एक से या एक साथ लिखने में सबका रिवीजन होगा। जब आप मॉलिक्यूलर ग्राम मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन लिखेंगे, ग्राम एटॉमिक मास की भी उसमें आ जाएगी, याद हो जाएगी। ग्राम आयोनिक मास की डेफिनेशन लिखेंगे, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास दोनों की डेफिनेशन ही याद हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो ये आप कर लीजिए। अब अगली क्लास जो है शायद इसकी हम क्या